गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। वीपीएस ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। क्लास 12 हिंदी मीडियम के अंदर केमिस्ट्री के अंदर अपने पास में नेम रिएक्शन हो गई थी। वो नेम रिएक्शन आपको 3 पार्ट्स के अंदर बताई थी। पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर काफी बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया तरीके से उनको वर्क में नोट डाउन किया है। इसी तरह से आप आगे करते रहिए। अब जो मैं मटेरियल शुरू कर रहा हूं, आप जो अपनी कॉपी में नोट करेंगे 2 प्रश्न छोड़ के, क्योंकि कुछ नेम रिएक्शन अभी बाकी है जो आपको ऑफलाइन ही बताई जा सकती है, ठीक है ना। तो वो मैं क्लास के अंदर आपको बता दूंगा। अब अपने को क्या है कि 3 क्लास हो चुकी है, तो अब अपने को कोई ना कोई चैप्टर शुरू करना पड़ेगा। तो मैं केमिस्ट्री के अंदर आपके एक चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसमेंट बता देता हूं क्या है अपने 12th की केमिस्ट्री। हो सके आप अपने आसपास कहीं कोई मित्र मंडली हो, उनसे अपनी बुक खरीद ले ले, ठीक है ना। तो अपनी जो केमिस्ट्री है 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है, उसमें जो यूनिट है, ठीक है, वो 4 पार्ट्स के अंदर अपनी केमिस्ट्री बंटी हुई। देखिए 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं अपनी इस केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहला जो पार्ट आपके पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है अकार्बनिक रसायन। कौन सा पार्ट होता है? अकार्बनिक रसायन आपके है। सेकंड पार्ट जो आपके पास पढ़ने को मिलेगा वो है आपके कार्बनिक रसायन। कौन सा पार्ट है? कार्बनिक रसायन है। इसके अलावा आपको बताता हूं मैं, तीसरा पोर्शन अपने पास जो रहेगा वो रहेगा जैव रसायन या आपके भौतिक रसायन। पहले ले लेते हैं तीसरा पार्ट कौन सा रहेगा? भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड पार्ट इसके अंदर आपके रहता है। और जो फोर्थ पार्ट है बेटे वो आपके रहता है जैव रसायन, यानी बायोलॉजिकल रसायन जिसे अपन लोग कहते हैं। तो इस तरह से अपनी 12th की जो केमिस्ट्री है वो 4 भागों के अंदर बंटी हुई है। अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन और जैव रसायन। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो अपने इनके अंदर है 12th के अंदर वो 17 चैप्टर है। कितने चैप्टर है बेटे? 17 चैप्टर टोटल अपने पास होते हैं। अब एक्चुअल में ऑफलाइन क्लासें होती है तो मैं हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करवाता हूँ, लेकिन अभी अपन थोड़ा सा है नॉर्मल से ही इसको शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको कुछ रिएक्शनें दी है, ठीक है ना, तो उनको भी आप अच्छी तरह से पढ़ें। तो आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ वो आपकी जैव रसायन में से एक चैप्टर ले रहा हूँ। यूनिट 15 है, वो मैं आपको पहले करवाने जा रहा हूँ। यूनिट 15 कौन सा है? वो है आपका बहुलक। कौन सा है? बहुलक है। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये चैप्टर इसलिए ले रहा हूँ कि इसके काफी एग्जाम्पल आप लोग पढ़ चुके हो 10th क्लास वगैरह के अंदर। तो ठीक है भाई, आज जो अपन जैव रसायन के अंदर शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 15 आपकी शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बहुलक। जिसका नाम क्या है आपके? बहुलक होता है, ठीक है भाई। बहुलक या जिसे क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। बहुलक या जिसे किस नाम से? पॉलीमर के नाम से अपन जानते हैं। अब मैं हर क्लास के अंदर ये जो बहुलक है, अब कितनी क्लास के अंदर पूरा होता है? 5 पीरियड लगते हैं, 7 पीरियड लगते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके कोर्स तक में लिख दूंगा लेक्चर नंबर आपका ये 1 है। इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 1 है। 2, 3, 4 इस तरह से अपना चलता रहेगा, ठीक है भाई। तो देखिए बहुलक क्या चीज होती है, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट अपन इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुलक मैं आपको बताऊं, अपन सभी जानते हैं अपन दैनिक जीवन में क्या है, आज प्लास्टिक काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? दैनिक जीवन में आज प्लास्टिक काम में लेते हैं। और आज का युग क्या है? प्लास्टिक का युग है। आज का युग ही क्या माना जाता है आपके? प्लास्टिक का युग माना जाता है। यानी ये जो प्लास्टिक है ना भाई, ये एक प्रकार का क्या है? बहुलक है। प्लास्टिक क्या होते हैं? एक प्रकार के क्या होते हैं? बहुलक आपके होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी देखिए आप लोग अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से बहुलक काम में लेते हैं। देखिए इन बहुलकों के अंदर आप रबड़ काम में लेते हैं। रबड़ है। रबड़ के अलावा जैसे मान लीजिए आपके, मैंने अभी ऊपर लिखा ही है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक के अलावा जैसे पॉलीथीन वगैरह है, ठीक है। पॉलीथीन के अलावा जैसे आपके नायलॉन 66 वगैरह है, ठीक है ना। नायलॉन क्या है? 66 वगैरह है। पॉलिस्टर वगैरह है। ये सभी अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले बहुलक हैं। रबड़ है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, नायलॉन 66 है, पॉलिस्टर वगैरह है। ये अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले क्या है बेटे? बहुलक होते हैं।
और बताऊं एक्चुअल में क्या है बहुलक कहते किसको, क्या है बहुलक एक्चुअल में, तो क्या है छोटे छोटे सरल अणु मिलकर जब बड़े अणु का निर्माण करें। क्या कहा मैंने आपके, छोटे छोटे सरल अणु मिलकर, ये आपके छोटे छोटे सरल अणु मिलकर जब बहुलक का निर्माण करते हैं, या छोटे छोटे सरल अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उस बड़े अणु को ही अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। फिर से सुनिए, छोटे छोटे सरल अणु मिलकर जब बड़े अणु का निर्माण करते हैं ना बेटे, तो उस बड़े अणु को क्या कहते हैं अपन लोग, बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक, या क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। छोटे छोटे सरल अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करें, उस बड़े अणु को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और एक और बात ध्यान रखना भाई, ये जो बहुलक बनने की क्रिया विधि है, क्या है, पॉइंट वाइज बता रहा हूं सब आपको, बहुलक बनने की जो क्रिया विधि है ना, उसे बहुलीकरण कहते हैं। ठीक है, बहुलक बनने की जो क्रिया विधि है वो क्या कहलाती है आपके, बहुलीकरण कहलाती है। बहुलक बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं अपन लोग, बहुलीकरण कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये जनरल 4 पॉइंट बताए। सबसे पहले आज के प्लास्टिक का युग माना जाता है, प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या बहुलक है। अपने दैनिक जीवन में रबड़ है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन, नायलॉन 66 है, पॉलिस्टर है, ये सब क्या है, बहुलक है। इसके अलावा बहुलक क्या, छोटे छोटे सरल अणुओं से मिलकर जब बड़े अणुओं का निर्माण होता है ना, उसे बहुलक कहते हैं। और बहुलक बनने की जो क्रिया विधि है वो बहुलीकरण कहती है। अब देखिए, इस शब्द का भी मतलब आपको बता देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे जो पॉलीमर है ना भाई साहब, ये भी 2 शब्दों का मेल है। ये जो पॉलीमर है ये भी कितने शब्दों का मेल है, 2 शब्दों का मेल आपके होता है। कैसे, देखिए इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं अपन लोग, पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पॉलीमर कहते हैं। तो 2 शब्द क्या क्या है इसमें, एक तो है पोली, ठीक है भाई, और एक क्या है, मर। क्या है, मर। एक तो है पोली और एक है मर। अब इंग्लिश में आप सब जानते हो, पोली का मतलब होता है मैनी, और मैनी का मतलब होता है बहुत सारी। तो पोली का मतलब क्या है आपके, बहुत सारी होती है। और मर का मतलब होता है इकाइयां। मर का मतलब क्या होता है आपके, इकाइयां। तो बहुत सारी इकाइयां मिलकर जब बड़े अणु का निर्माण करती है ना, उससे अपन लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और ये जो इकाइयां हैं, इनका भी नाम है बेटे एकलक इकाइयां। इन्हें भी अपन लोग क्या कहते हैं, एकलक इकाइयां कहते हैं। अब इसकी भी परिभाषा बता देता हूँ, ये बोर्ड में अलग से पूछी हुई है। एकलक इकाइयां किसे कहते हैं, तो बहुलक जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, बहुलक जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, एकलक इकाइयां कहते हैं। ठीक है भाई, बहुलक जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, उससे अपन लोग क्या कहते हैं भाई, एकलक इकाइयां कहते हैं। क्या कहते हैं, एकलक इकाइयां कहते हैं। समझ रहे हो बात को, तो ये भी अलग से परिभाषा, बहुलक जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, वो इकाइयां क्या कहलाती बेटे, एकलक इकाइयां आपके कहलाती। ठीक है, और बताऊं आपको, जो बहुलक होता है ना, इस बहुलक के अंदर जो कार्बन की संख्या होती है ना, देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें कार्बन ज्यादा से ज्यादा 20-25 हो सकते हैं, लेकिन बहुलक के अंदर कार्बन की संख्या क्या होती है, हजारों के अंदर पाई जाती है। बहुलक के अंदर कार्बन की संख्या क्या होती है, हजारों के अंदर होती है। तो बहुलक में कार्बन की संख्या क्या कह रहा हूं मैं, किसमें होती है भी आपके, हजारों के अंदर होती है। ठीक है ना, तो ये आप 5-7 जो इसके सब पॉइंट है ये आपको बताए गए। ठीक है भाई, फिर से सुन लीजिए पेज का। पॉलीमर्स 2 शब्दों का है, पोली प्लस मर। पोली का मतलब बहुत सारी, मर का मतलब इकाइयां। और इकाइयां कौन सी, एकलक इकाइयां। यानी बहुलक जिन छोटी छोटी एकलक इकाइयों से मिलकर बना है, वो क्या कहलाती है, एकलक इकाइयां। बहुलक जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, वो कौन सी होती है, एकलक इकाइयां। और बहुलक में जो कार्बन की संख्या है वो क्या होती है बेटे, हजारों के अंदर होती है। ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। देखिए अब इस पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊं, मैं कोशिश करता हूं इस पार्ट के जो एग्जाम्पल है ना, वो आपको पहले ही बता दूं,
ताकि अपन जब इसका क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उन सब उदाहरणों को वहां क्या कर सके, अपन सेट कर सके, ठीक है ना। तो मैं कुछ एक आपको 5-7 उदाहरण यहाँ पर बहुलक के बता रहा हूं, उनको बड़ा ध्यान से आपको समझना है। और एक बात नोटेड, इस बात को कर लेना, मैं जो भी एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे मैं पॉलीथीन बताऊंगा, पीवीसी बताऊंगा, पेन बताऊंगा, टेफलॉन बताऊंगा, नायलॉन 66 बताऊंगा, प्रत्येक उदाहरण लिखने के बाद में 2 लाइन आप छोड़ेंगे उसके उपयोग के लिए, क्योंकि अभी अपने पास ये नहीं है कि उपयोग ऊपर लिखा है। आप जैसे पॉलीथीन लिखा रहा हूं, उपयोग के लिए 2 लाइन छोड़ दें, जब भी समय मिलेगा अपन ऑफलाइन के अंदर वो आपको बता दिया जाएगा। तो अब देखिए इसके उदाहरणों के अंदर कैसे कौन कौन से उदाहरण हैं, आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, वही एग्जाम्पल अपने पास में यहां पर चलेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए सबसे पहला उदाहरण जो बता रहा हूं आपके, वो बता रहा हूं पॉलीथीन का। किसका बता रहा हूं आपके, फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा बता रहा हूं आपके, पॉलीथीन का बता रहा हूं। तो बहुलक के उदाहरणों के अंदर पहला उदाहरण कौन सा है बेटे, पॉलीथीन का। अब ये बनता कैसे है, इस शब्द का विच्छेद कर दो, कुछ नहीं, पोली प्लस एथीन, पोली प्लस एथीन, यानी एथीन के बहुलीकरण से क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन कैसे बनता है, किसके बहुलीकरण से, एथीन के बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है भाई, आपके पॉलीथीन का निर्माण होता है, ठीक है। एक बात, दूसरी इसकी रिएक्शन है, तो अब अपन सब जानते हैं एथीन जो होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भाई। एथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। N का मतलब ऑफ नंबर ऑफ, 1, 2, 5, 5000, 5 लाख, कुछ भी हो सकता है। अब अपने को इसका क्या करना, बहुलीकरण करना है। तो बहुलीकरण बहुत सरल होता है क्या एक्चुअल में बेटे, जो असंतृप्त इकाइयां हैं वो संतृप्त में चेंज हो जाती है। तो ये आपने क्या किया, इसका बहुलीकरण, ये CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन गया, N बन गया। डबल बॉन्ड चेंज किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो ये क्या था भाई आपका एथीन, और इसका बहुलीकरण हुआ, ये क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया। क्या बन गया, पॉलीथीन का निर्माण आपके हो गया। तो एथीन के बहुलीकरण से क्या बना, पॉलीथीन आपके बनता है। क्लियर यहां तक बात। अब इसमें 2 बातें लिखने के बाद, जैसा कि मैंने कहा है, आप हेडिंग डाल देना उपयोग, और उपयोग डाल के आप 2 लाइनें छोड़ देना, ठीक है। जब समय मिलेगा उस समय उपयोग वगैरह करते रहेंगे। वैसे जानते हैं पॉलीथीन कहाँ काम आती है, घरों में उपयोग इसका होता है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल जो बता रहा हूं आपके, वो बता रहा हूं PVC। एग्जाम्पल नंबर 2 कौन सा है, PVC। सबसे पहले फुल फॉर्म, PVC का पूरा नाम पॉलीवाइनिलिक क्लोराइड, या पॉलीवाइनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो क्या शब्द बना है भाई फुल फॉर्म इसकी, पॉलीवाइनिलिक क्लोराइड। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीवाइनिलिक क्लोराइड आपके होता है। एक बार अब आपको पूछे ये कैसे बनता है, तो देखिए पोली को हटाइए, पीछे क्या बचा, वाइनिलिक क्लोराइड। देखो पोली का मतलब तो होता है बहुत सारी, यानी वाइनिलिक क्लोराइड की बहुत सारी इकाइयां मिलकर ये बनता है। तो इसको क्या लिखोगे भाई, इसको लिखोगे वाइनिलिक क्लोराइड के बहुलीकरण से क्या बनता है, पॉलीवाइनिलिक क्लोराइड बनता है। किसके, वाइनिलिक क्लोराइड के, वाइनिलिक क्लोराइड के बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है, पीवीसी का निर्माण होता है। बहुलीकरण से क्या बनता है भाई, पीवीसी आपके बनता है, पॉलीवाइनिलिक क्लोराइड बनता है। अब इसकी रिएक्शन लिखनी है, बहुत सरल। मैं कह रहा हूं एक फॉर्मूला एथीन का याद कर लीजिए, बाकी सारी चीज याद हो जाती है। जैसे ये N, ये CH2, ये डबल बॉन्ड, ये आपका CH, एक जो हाइड्रोजन है ना उसकी जगह आपको कौन सा ग्रुप, Cl ग्रुप लगा देना। ये Cl, यहाँ 2H है, 2 में 1 की जगह किसको प्रतिस्थापित कर देना, Cl को। तो ये बन गया आपका कौन सा, वाइनिलिक क्लोराइड। अब बहुलीकरण करना है, बहुलीकरण करना अपने को आता है। क्या करना है भाई, ये जो डबल बॉन्ड है इसको सिंगल में चेंज करना है। तो ये आपका CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH, ये Cl, ये कोष्टक बंद, और ये N। तो ये तो था वाइनिलिक क्लोराइड और ये था आपका पॉलीवाइनिलिक क्लोराइड। आई भी बात समझ में। तो 2 एग्जांपल बता दिए, पॉलीथीन और दूसरा पीवीसी। अब इसमें एक देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो आपका पीवीसी है ना, आप पूछ ले पीवीसी की एकलक इकाई का नाम बताइए।
पीवीसी की एकलक इकाई का नाम। तो क्या होगा बेटे, इसकी एकलक इकाई कौन सी है, वाइनिलिक। किसके बहुलीकरण से बना है, वाइनिलिक क्लोराइड के बहुलीकरण से बना है। तो इसकी एकलक इकाई कौन सी हो गई, वाइनिलिक क्लोराइड। पूछ ले पॉलीथीन की एकलक इकाई बताइए, तो जवाब होता है एथीन। क्या होता है अभी आपके, एथीन। एथीन के बहुलीकरण से क्या बन जाता है, पॉलीथीन आपके बनता है। तो 2 एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं। उसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल जो बता रहा हूं आपको, थर्ड एग्जाम्पल जो अपने पास है वो बता रहा हूं आपके PAN। थर्ड एग्जाम्पल कौन सा है, PAN, पोली एक्रिलोनाइट्राइल। क्या है, पोली एक्रिलोनाइट्राइल। फुल फॉर्म क्या है इसकी, पोली एक्रिलोनाइट्राइल, या एक्राइल भी कह सकते हो, एक्रिलोनाइट्राइल। अब आपको पूछे भाई साहब कैसे बनता है ये, पोली को हटाइए, पीछे क्या बचा, एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या बनता है, पोली एक्रिलोनाइट्राइल बनता है। ये एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है, आपके पोली एक्रिलोनाइट्राइल, PAN का क्या होता है, निर्माण आपके होता है। तो इसकी एकलक इकाई किस पेन की एकलक इकाई क्या हो गई, एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन लिख रही हो, बहुत सरल, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है भाई, क्या करोगे, पीवीसी में तो Cl लगाया था, पेन में क्या लगा दोगे, Cn ग्रुप। कौन सा जाएगा, Cn। ये हो गया एक्रिलोनाइट्राइल। उसके बाद में बहुलीकरण करना आता है, ये बहुलीकरण किया अपन CH2 सिंगल बॉन्ड क्या है आपका, CH, और ये क्या बन गया, Cn, और ये कोष्टक लगाया N। तो ये तो हो गया आपका एक्रिलोनाइट्राइल, और ये क्या हो गया आपका पेन। क्या हो जाता है, पेन पॉली एक्रिलो एक्राइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद वही उपयोग के लिए 2 लाइनें छोड़ देना आप लोग। चौथा जो बताने जा रहा हूं वो बता रहा हूं PS। चौथा कौन सा बता रहा हूं, PS। फुल फॉर्म PS की, पॉलीस्टाइरीन। PS की फुल फॉर्म क्या होती है आपके, पॉलीस्टाइरीन होती है। कि PS की फुल फॉर्म पॉलीस्टाइरीन। अब बताओगे किससे बनेगा, स्टाइरीन के बहुलीकरण से क्या बन जाता है, पॉलीस्टाइरीन बन जाता है। इसके बहुलीकरण से, स्टाइरीन के बहुलीकरण से इसका निर्माण होता है, PS का निर्माण होता है, पॉलीस्टाइरीन का निर्माण आपके होता है। अब इसकी रिएक्शन बहुत सरल, ये आपका N, ये CH2, ये डबल बॉन्ड CH। अब देखिए स्टाइरीन के अंदर कौन सा ग्रुप लगेगा, फिर बार बार बोल रहा हूं, पीवीसी में क्या लगा था, Cl, पेन में क्या लगा था, Cl, और पॉलीस्टाइरीन के अंदर लगता है C6H5, फेनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगता है, फेनिल ग्रुप, C6H5 लगता है। अब अपने को इसका बहुलीकरण करना है, इसका क्या करना है, बहुलीकरण करना है। तो ये कोष्टक, ये CH2, ये आपका सिंगल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा बेटे, C6H5 आपके हो जाता है, और ये कोष्टक क्या हो गया, N हो गया। तो ये तो स्टाइरीन, और ये क्या बन गया, पॉलीस्टाइरीन आपके बन जाता है। ठीक है, तो बहुलक के कितने एग्जाम्पल बता दिए, 4। पॉलीथीन, पीवीसी, पेन, और कौन सा, PS, पॉलीस्टाइरीन। अभी और बताता हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 5। पांचवा जो बता रहा हूं, देखिए ये एग्जाम्पल बहुत बार बोर्ड के पेपर के अंदर आपके आया हुआ है। ठीक है ना, पांचवा एग्जाम्पल बहुत बार बोर्ड के पेपर के अंदर आया हुआ है। वैसे तो एग्जाम्पल सब आए हैं, लेकिन ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वो है PTFE। कौन सा है, PTFE। सबसे पहले फुल फॉर्म ऑफ PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। क्या फुल फॉर्म है इसकी, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। ठीक है भाई, ये पोली है, ये टेट्रा है, और ये क्या है, फ्लोरोएथीन। ठीक है भाई, लेकिन एक और बात ध्यान रखना, इसको एक और नाम से जानते हैं, टेफ्लॉन। क्या कहते हैं इसे, PTFE को क्या कहते हैं, टेफ्लॉन।
बोर्ड ने इसको किस नाम से, टेफ्लॉन के नाम से पूछ रखा है। अब बनता कैसे है बेटे, पोली को हटाइए, पीछे क्या बचा, टेट्राफ्लोरोएथीन। तो टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलीकरण से क्या बनता है, पोली टेट्राफ्लोरोएथीन बनता है। ठीक है ना, ये टेट्रा, ये फ्लोरो और ये एथीन। ठीक है भाई, के बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है भाई, PTFE का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है PTFE का निर्माण। अब देखिए इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये C, ये आपके F, ये F, ये डबल बॉन्ड, ये C, ये F और ये F। देखिए टेट्रा का मतलब होता है 4, 1 2 3 4, और F का मतलब फ्लोरो, तो टेट्रा फ्लोरो और डबल बॉन्ड आया हुआ इसलिए एथीन। ठीक है भाई, ये आपके पोली टेट्राफ्लोरोएथीन, ये इसका बहुलीकरण किया, ये C, ये F, ये F, ये C, F, ये F, ये कोष्टक आपका N। तो ये है आपका टेट्राफ्लोरोएथीन और ये है पोली टेट्राफ्लोरोएथीन आपके होता है। ये तो है TFE, एकलक इकाई, और ये इसका बहुलक कौन सा बन गया, PTFE बन जाता है। कौन सा बन जाता है, PTFE बन जाता है। अब आपको कि सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कारण क्या है, ये जो टेफ्लॉन होता है ना भाई साहब, इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग एक्चुअल में बिना चिपकने वाले बर्तन यानी नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं ना, वो बनाने में करते हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज के घरों में खाना बनाने के लिए आते हैं ना ऐसे बर्तन जिसमें खाना चिपकता नहीं है नीचे, तवी वगैरह, तो वो उसमें क्या होता है, टेफ्लॉन की परत लगी होती है। तो इसका उपयोग एक्चुअल में क्या है, बिना चिपकने वाले बर्तन बनाने में करते हैं ना, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना चिपकने वाले बर्तन बनाने के अंदर अपन इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, तो ये कितने एग्जाम्पल हो गए भाई, 5 एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आज की क्लास के अंदर एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। छठा जो एग्जाम्पल बता रहा हूं वो बता रहा हूं नाइलॉन 66। हर जगह काम आएंगे ये एग्जाम्पल। मैं जब क्लासिफिकेशन बताऊंगा इन्हीं एग्जाम्पलों को रिपीट नहीं करूंगा, वही एडजस्ट करूंगा कि यहाँ पॉलीथीन एग्जाम्पल है या ये एग्जाम्पल होता है। तो 6 एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका नाइलॉन 66। कौन सा बता रहा हूं, आपके छठा जो एग्जाम्पल बता रहा हूं वो कौन सा बता रहा हूं, नाइलॉन 66 बता रहा हूं। देखिए बेटे, अभी तक जो ऊपर के 5 एग्जाम्पल बताए थे ना, उनमें सबकी जो एकलक इकाइयां थी वो एक ही थी। जैसे एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बन गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपने पॉलीस्टाइरीन पढ़ा, स्टाइरीन के बहुलीकरण से क्या बन गया, पॉली, यानी एकलक इकाई क्या थी, एक ही थी। लेकिन अब ये जो नाइलॉन 66 है, इसकी जो एकलक इकाइयां हैं वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपने इस एग्जाम्पल को 10th में जरूर पढ़ा होगा। नाइलॉन 66 की जो है आपके 2 एकलक इकाइयां हैं वो कौन सी होती है भाई, एक तो होती है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। 2 इकाइयां कौन कौन सी है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और दूसरी कौन सी होती है, एडीपी कम। दूसरी कौन सी होती है, एडीपी कम। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एसिड इसकी इकाई आपके होती है। ठीक है ना, याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ है। नाइलॉन 66 बनाने के लिए हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के साथ कौन सी इकाई काम में ली जाती है, या पूछ लेते हैं एडीपी कमल के साथ में कौन सी इकाई काम में ली जा सकती है। ठीक है भाई, तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरी कौन सी अपने पास, एडीपी अम्ल होती है। कौन सी होती है, एडीपी अम्ल अपने पास होती है। अब देखिए आप लोग इसको, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये देखिए NH2, ये CH2, ये 6, ये NH2, ये इकाई कौन सी है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। देखो हेक्सा का मतलब 6, CH2 मेथिलीन, और डाइएमीन 2 बार एमीन ग्रुप आएगा। ठीक है, उसके बाद एडीपी अम्ल जो है आपके, एडीपी अम्ल कौन सी होती है, NCOOH, ये आपके CH2 4, और ये कौन सी आपके COOH, क्या है, COOH। एडीपी अम्ल क्या होता है, COH, CH2 4 COOH, ये क्या होता है, एडीपी अम्ल आपके होता है। समझे बात को, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडीपी अम्ल। अब अपने को इसका क्या करना है, बहुलीकरण करना है। देखिए बहुत शानदार तरीका है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, टिक ध्यान रखिए। कैसे नाइलॉन 66 बनाएंगे,
देखो क्या करना आपको, यहां से एक मॉलिक्यूल H का उड़ा दो, यहां से एक मॉलिक्यूल H का उड़ा दो, ठीक है, यहां से OH और यहां से OH, समझ गए मेरी बात को। यहां से H और ये OH मिलकर क्या बना, H2O, यहाँ H और ये OH मिलकर क्या बना, H2O। तो कितने मॉलिक्यूल जल के बन गए भाई, 2 मॉलिक्यूल। ये 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाते हैं, H2O के बन जाते। पीछे जो बचा उसको वापस लिख देते हैं। ये बहुलीकरण का तरीका, यह क्या बचा हुआ है, NH, ये आपका N और ये आपके H लगा दीजिए इस तरह से, भले लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये किससे जुड़ा हुआ है, ये CH2 6, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्या है, NH, ये N और ये H, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचा हुआ है, CO, तो ये आपका C, ये डबल बॉन्ड को जोड़ना अपने को। फिर CH2 क्या है, 4, और यहाँ क्या बचा हुआ, CO, ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये नाइलॉन 66। आगे इसकी पूरी मैकेनिज्म भी आएगी, ध्यान रखना। लेकिन अभी बेसिक इंट्रोडक्शन जनरल पूछा जाता है, नाइलॉन 66, तो ये आपका क्या बन गया भाई, नाइलॉन 66 का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडीपी कमल के संघनन बहुलीकरण से क्या बनता है, नाइलॉन 66। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला क्या है, NH2CH2 6NH2। एडीपी कमल का क्या है, COH CH2 4COH। अब इसका संघनन बहुलीकरण होता है, एक्चुअली मैं आगे इसका प्रकार बताऊंगा। संघनन बहुलीकरण क्या चीज है, संघनन बहुलीकरण के अंदर जब बहुलीकरण करते हैं ना, कोई न कोई साइड प्रोडक्ट बनता है, जैसे इसमें जल बन गया, ठीक है ना। तो यहां से H निकालना, यहां से H, यहां से OH, यहां से OH, यानी 2 मॉलिक्यूल जल के निकाल के वापस इसका बहुलीकरण अपने को लिखना है। तो ये कहलाता है नाइलॉन 66, ठीक है भाई। तो ये तो सीधा सवाल है कि भाई इकाइयां कौन कौन सी है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडीपी। अब यहाँ एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनना, जो 2018 के पेपर में या 17 के पेपर में था। इस सवाल को सीधा नहीं पूछ के घुमा के पूछा था, ये क्वेश्चन आपको भी मिलेगा। सवाल क्या था, सवाल ये था कि नाइलॉन 66 में हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के साथ प्रयुक्त एकलक इकाई में क्रियात्मक समूह कौन सा है। वापस सवाल को सुनिए, मैं लिख नहीं सकता इतना लंबा सवाल। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के साथ प्रयुक्त एकलक इकाई में क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो पहले तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में समूह कौन सा है, एडीपी कमल है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COH है। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका, इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, COOH क्रियात्मक समूह होता है। तो ये आप एक इसमें नीचे नोट डाल के क्वेश्चन के रूप में इस बात को लिखेंगे। तीसरी बार बोल रहा हूं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के साथ जो की एकलक इकाई है उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो एडीपी कमल है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वह COH। 1 नंबर का सवाल है। उल्टा पूछ ले तो भी लिख सकते हैं कि एडीपी कमल के साथ प्रयुक्त एकलक इकाई में समूह कौन सा है। तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन कौन सा समूह है, एमीन समूह लगा हुआ। कौन सा लगा हुआ है, एमीन समूह आपके लगा हुआ। तो इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन सीधे नहीं देके आपको घुमाए जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर बहुलक शुरू कर लिया है अपन लोगों ने। बेसिक इंट्रोडक्शन बताने के बाद में 6 उदाहरण आपको आज बता चुका हूं। 6 उदाहरण में पहला कौन सा था, पॉलीथीन। दूसरा कौन सा था आपके, PVC। तीसरा कौन सा था, पेन। चौथा कौन सा था, PS। पांचवा कौन सा था आपका, टेफ्लॉन। और छठा कौन सा था, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ठीक है, तो ये सभी आप लोग अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट डाउन करेंगे। प्रत्येक बहुलक जो पढ़ा रहा है, मैंने पढ़ा है, प्रत्येक उदाहरण के बीच में 2 लाइन आप उपयोग के लिए छोड़ेंगे, ठीक है ना। और अच्छी तरह से इनको थोड़ा हाथ से भी रिएक्शन टाइप है, पार्ट में मिलेगी रिएक्शन अपने को, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। और जो लास्ट में क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन भी लिखेंगे और उसका आंसर भी लिखेंगे। मैंने वीडियो में 3 बार इस क्वेश्चन को बोल दिया, ठीक है बेटे। तो अच्छी तरह से नोट कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए। धन्यवाद।